साल 1999 की शुरुआत हो चुकी थी। कारगिल युद्ध अभी आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुआ था, लेकिन बर्फीली हवाओं से घिरी चोटियों के बीच एक खामोश साजिश धीरे धीरे आकार ले रही थी। मई का मध्य आते आते घुसपैठ की शुरुआती खबरें सामने आने लगी। उसी दौरान कैप्टन हनीफुद्दीन की तैनाती सियाचिन और बटालिक जैसे अत्यंत दुर्गम और खतरनाक इलाकों में थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए उन्हें एक बेहद संवेदनशील मिशन सौंपा गया। टर्टुक सेक्टर की उन ऊंची चोटियों की रेकी करना जहां दुश्मन के छिपे होने का पुख्ता शक था। रात के 2 बज रहे थे। लद्दाख के टर्टुक सेक्टर का तापमान -30 डिग्री तक गिर चुका था। हवाएं हड्डियों को चीर देने वाली थी। कैप्टन हनीफुद्दीन अपनी टीम के साथ 16,000 फीट की उस खामोश चोटी पर थे जहां से दुश्मन के हलचल की खबर मिली थी। जवानों के पैर बर्फ में धंस रहे थे। कम ऑक्सीजन के कारण सांस लेना किसी सजा जैसा था। थकान ऐसी कि एक एक कदम उठाना नामुमकिन लग रहा था। एक अनुभवी सूबेदार ने धीरे से कहा, साहब, शरीर जवाब दे रहा है, आगे बढ़ना मुश्किल है। कैप्टन हनीफ जानते थे कि अगर यहां रुक गए तो ठंड उन्हें दुश्मन से पहले मार देगी। उन्होंने अपने ट्रूप्स का मोराल बूस्ट करने के लिए अपने गले से वो जादुई सुर छेड़ दिए जो अक्सर कैंप की रातों में गूंजते थे। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में एक पुराना गाना गुनगुनाना शुरू किया। बीच बीच में वे जवानों को मजेदार चुटकुले सुनाने लगे। उन बर्फीली चट्टानों के बीच जहां मौत का साया था, वहां कैप्टन हनीफुद्दीन की हंसी गूंज रही थी। जवानों के चेहरों पर जो बर्फ जम चुकी थी, वो मुस्कुराहट की गर्मी से पिघलने लगी। कैप्टन हनीफुद्दीन ने कहा, उठो शेरों, अभी तो चोटी फतह करनी है, फिर नीचे चलकर महफिल भी सजानी है। उनके इन शब्दों ने ट्रूप्स पर जादुई काम किया। थके हुए हाथ फिर से राइफलों पर कस गए। तभी अचानक सन्नाटा चीरती हुई एक गोली चली। धाएं! कैप्टन हनीफ ने तुरंत सबको नीचे झुकने का इशारा किया। सामने एक बड़ी चट्टान की ओट में कुछ साए हलचल कर रहे थे। ये आम आतंकी नहीं, बल्कि वेल ट्रेन्ड पाकिस्तानी घुसपैठिए थे। कैप्टन हनीफ के अनुभवी आंखों ने तुरंत भांप लिया कि दुश्मन की संख्या कम है, लेकिन उनके पास ऊंचाई का फायदा है। उन्होंने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांटा। कैप्टन हनीफुद्दीन ने अपनी एक टीम को कवर फायर देने का आदेश दिया और एक टीम को सामने से फायरिंग जारी रखने का, ताकि दुश्मन का ध्यान भटका रहे, जबकि खुद एक तरफ से रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे और अकेले दूसरी तरफ की खड़ी ढलान से ऊपर चढ़ गए। जैसे ही कैप्टन हनीफ दुश्मन के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि 2 पाकिस्तानी घुसपैठिए एक LMG सेट कर रहे थे। अगर वो गन चल जाती तो उनकी पूरी टीम खत्म हो सकती थी। कैप्टन हनीफ अपनी पोजीशन से खड़े हुए। उनकी इंसास राइफल से निकली गोलियों ने सटीक निशाना साधा। पहला घुसपैठिया वहीं ढेर हो गया। जब तक दूसरा घुसपैठिया संभल पाता, उससे पहले कैप्टन हनीफ की अगली गोली उसके सीने के पार निकल गई। अपने 2 साथियों को गिरते देख और कैप्टन हनीफ की दहाड़ सुनकर बाकी घुसपैठियों में खलबली मच गई। उन्हें लगा कि भारतीय सेना की एक बड़ी टुकड़ी ने उन्हें घेर लिया है। पाकिस्तानी घुसपैठिए अपनी आदत के अनुसार हथियार छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे की ओर भाग खड़े हुए। कैप्टन हनीफ ने अकेले दम पर उस खतरे को टाल दिया था जो उनकी पूरी यूनिट को तबाह कर सकता था। उन्होंने न केवल अपनी टीम की जान बचाई, बल्कि बटालिक सेक्टर में भारतीय सेना को वो पहली टैक्टिकल एडवांटेज दिलाई जो आगे चलकर ऑपरेशन विजय की नींव बनी। दोस्तों, भारतीय सेना का इतिहास केवल युद्धों की जीत से नहीं, बल्कि उन योद्धाओं की कहानियों से बना है जिन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना सीखा था। आज हम स्पेशल ऑप्स 24/7 पर बात करेंगे मां भारती के एक ऐसे फौलादी जिगर वाले जांबाज की जिसके एक हाथ में गिटार था और दूसरे में राइफल। एक ऐसा वीर जिनके सर्वोच्च बलिदान ने बर्फ की ठंडी चोटियों को भी गर्व से गरमा दिया। ये कहानी है कैप्टन हनीफुद्दीन की। आइए शुरू से जानते हैं कैप्टन हनीफ की कहानी। हनीफुद्दीन का जन्म दिल्ली के एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सुबह की शुरुआत बंदूकों की गड़गड़ाहट से नहीं, बल्कि संगीत की सरगम से होती थी। उनके पिता अजीजुद्दीन साहब एक कलाकार थे और उनकी मां हेमा अजीज शास्त्रीय संगीत की एक जानी मानी हस्ती। जब हनीफ मात्र 7 साल के थे, तभी उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया।
माँ हेमा हनीफ, अजीज बेटा, ने try this one. अकेले ही Okay, अपने Ami. 3 बेटों Good. की Now look at the परवरिश next की। page. Mummy, हनीफुद्दीन ने दिल्ली के मशहूर सेंट कोलंबिया स्कूल से अपनी पढ़ाई की और फिर 1993 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज के बीए कोर्स में एडमिशन लिया। कॉलेज के दिनों में हनीफ एक रॉक स्टार की तरह थे। हाथ में गिटार लेकर जब वे गाते थे तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। कॉलेज के दौरान उन्हें मिस्टर शिवाजी का टाइटल भी मिला था। हनीफ के खून में कला थी। उनके पास मौका था कि वे संगीत या कला की दुनिया में नाम कमाएं, लेकिन उनके सीने में देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग थी। इसलिए उन्होंने चुना भारतीय सेना की वर्दी को। 1996 में उन्होंने शिवाजी कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। साथ ही अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के दम पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में चयनित हुए। 7 जून 1997 को उन्होंने सफलतापूर्वक IMA का कठिन प्रशिक्षण पूरा किया। उन्हें भारतीय सेना की आर्मी सर्विस कोर में कमीशन मिला और बाद में 11th राजपूताना राइफल्स के साथ अटैच किया गया। ये उनकी जिंदगी का वो मोड़ था जहां से एक साधारण छात्र से एक समर्पित और जांबाज सैन्य अधिकारी बनने की यात्रा शुरू हुई। सेना में आने के बाद भी हनीफ का संगीत उनसे अलग नहीं हुआ। वे अक्सर अपनी बटालियन में गिटार बजाते थे। उनके लिए सेना सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि अपनी मां की दी हुई सीख और देश के प्रति प्रेम को साबित करने का जरिया थी। जून 1999 का पहला सप्ताह शुरू हुआ था। कारगिल युद्ध अपने सबसे भीषण दौर में था। कैप्टन हनीफुद्दीन को बटालिक सेक्टर में 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पोजीशन 5590 पर कब्जा करना था। यह महज एक पहाड़ी चोटी नहीं थी, बल्कि दुश्मन की वो चौकी थी जो भारतीय सेना की नसों पर सीधा वार कर रही थी। यहां बैठकर दुश्मन हमारी सप्लाई लाइन पर सीधी नजर रख रहा था और हमारे काफिलों पर भारी गोलाबारी कर रहा था। इस चोटी को फतह करना अनिवार्य था, वरना बटालिक सेक्टर को बचाना नामुमकिन हो जाता। पहाड़ की बनावट ऐसी थी कि वहां हमला करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। चारों ओर केवल नंगी चट्टानें और फिसलन भरी बर्फ थी। छिपने के लिए ना कोई पेड़ था और ना ही कोई बड़ा पत्थर। दुश्मन ऊपर बंकरों में महफूज था और कैप्टन हनीफ के जवानों को नीचे से बिल्कुल खुली ढलान पर चढ़ना था। तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे जा चुका था और बर्फीली हवाएं चेहरे को छील रही थी। जैसे ही हनीफ और उनकी टुकड़ी चोटी के करीब पहुंची, आसमान से आग बरसने लगी। दुश्मन ने आर्टिलरी और ऑटोमेटिक मशीन गनों से नाश शुरू कर दिया। हनीफ ने देखा कि उनके जवान खुले मैदान में दुश्मन की सीधी गोलीबारी की चपेट में आ रहे हैं। एक पल के लिए लगा कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच एक दहाड़ गूंजी। चार्ज! पीछे हटना कोई विकल्प था ही नहीं। वो अपनी टुकड़ी को आगे से लीड कर रहे थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन की ओर दौड़ लगा दी। हनीफ समझ चुके थे कि अगर वे रुके रहे तो दुश्मन एक एक कर सबको मार देगा। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मन का ध्यान भटकाने का फैसला किया। वे रेंगते हुए सीधे दुश्मन की मशीन गन की रेंज में चले गए। एक गोली उनके कंधे को चीरते हुए निकल गई, फिर दूसरी उनके पैर में लगी, लेकिन हनीफ रुके नहीं। उनके पास गोला बारूद खत्म हो रहा था, लेकिन उनका जज्बा आसमान से ऊंचा था। वे तब तक रेंगते रहे जब तक वे दुश्मन के एक बंकर के एकदम करीब पहुंच गए। उन्होंने मशीन गन पोस्ट पर तैनात 2 दुश्मनों को ग्रेनेड से ढेर कर दिए, लेकिन तभी गोलियों की एक और बौछार जो दूसरे बंकर से आ रही थी, उनके सीने को छलनी कर दिया। खून से लथपथ होने के बावजूद उन्होंने अपनी राइफल से फायरिंग जारी रखी और दूसरे बंकर के एक पाकिस्तानी दुश्मन को मार गिराए। उनकी इस जांबाजी ने दोनों बंकरों में दुश्मन को उलझाए रखा। इस बहुमूल्य समय ने उनके जवानों को सुरक्षित मोर्चा संभालने का मौका दे दिया। कैप्टन हनीफ जमीन पर गिर चुके थे। अत्यधिक खून बह रहा था, लेकिन उनका दिमाग अभी भी युद्ध के मैदान में था। उन्होंने आखिरी सांस तक रेडियो पर अपने सैनिकों को निर्देश देना बंद नहीं किया। उनकी प्राथमिकता जीत ही नहीं, बल्कि अपने जवानों की सुरक्षा भी थी। अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने जवानों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। मात्र 24 साल की उम्र में संगीत और देश प्रेम से भरा ये नायक वीर गति को प्राप्त हुआ। कैप्टन हनीफ के सर्वोच्च बलिदान ने 11 राजपूताना राइफल्स के सीने में वो आग जला दी जिसे बुझाना मुमकिन नहीं था। उनके बलिदान का बदला लेने के लिए रेजिमेंट तड़प उठी। कुछ ही समय बाद सूबेदार भंवर लाल के नेतृत्व में उसी यूनिट ने एक भयानक हमला किया और पोजीशन 5590 से पाकिस्तानियों का निशानो निशान मिटा दिया। कैप्टन हनीफ शहीद हो चुके थे,
लेकिन उनका पार्थिव शरीर अभी भी 18,500 फीट की ऊंचाई पर बर्फ में फंसा हुआ था। दुश्मन उस इलाके में इतनी गोलाबारी कर रहा था कि सेना के लिए वहां तक पहुंचना असंभव था। जब सेना के अधिकारी हनीफ की मां हेमा अजीज के पास पहुंचे और उनसे कहा कि वे शव निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस महान मां ने जो कहा उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के शरीर को निकालने के लिए किसी और मां का बेटा अपनी जान जोखिम में डाले। 43 दिनों बाद जब गोलियों की गूंज थमी और उनका शरीर नीचे लाया गया, तब तक बर्फ ने एक सिपाही की आखिरी निशानी को अपनी गोद में सुरक्षित रखा हुआ था। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी, मानो वे अभी जाग उठेंगे और अपना गिटार उठा लेंगे। कैप्टन हनीफ के गिटार को उनके परिवार को लौटा दिया गया। उनकी मां हेमा अजीज ने उनके नाम पर एक स्कॉलरशिप भी शुरू की, ताकि संगीत और कला के छात्रों की मदद हो सके, जो कैप्टन हनीफ का दूसरा सपना था। कैप्टन हनीफुद्दीन को उनके सर्वोच्च बलिदान के बाद सेना के नियमों के अनुसार मरणोपरांत लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक तक की मानद पदोन्नति या उससे जुड़ी पहचान के संदर्भ में अक्सर याद किया जाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर उनका पद कैप्टन ही था। उन्हें युद्ध काल का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार वीर चक्र दिया गया। ये सेना में मिलने वाले सबसे दुर्लभ सम्मानों में से एक है। जिस तुर्तुक सब सेक्टर में उन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दी, सेना ने उस पूरे सब सेक्टर का नाम बदलकर हनीफ सब सेक्टर कर दिया। आमतौर पर सेना में किसी पोस्ट या पहाड़ी का नाम बदला जाता है, लेकिन यहाँ पूरे इलाके को उनके नाम कर दिया गया। लद्दाख की दुर्गम चोटियों पर जहाँ उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे, वहाँ आज भी हनीफ पोस्ट मौजूद है। वहाँ तैनात होने वाला हर जवान सबसे पहले कैप्टन हनीफ को सलामी देता है। उनकी रेजिमेंट 11th राजपूताना राइफल्स के लिए वो आज भी एक आइकन है। रेजिमेंट के म्यूजियम और रिकॉर्ड्स में उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में दर्ज किया गया है जिसने महज 24 साल की उम्र में कर्नल और ब्रिगेडियर स्तर के साहस का परिचय दिया था। शिवाजी कॉलेज, जहां से वो ग्रेजुएशन किए थे, उन्होंने उनकी शहादत के बाद उनके सम्मान में अपने कॉलेज के लाइब्रेरी ब्लॉक का नाम कैप्टन हनीफुद्दीन ब्लॉक रखा है। कैप्टन हनीफुद्दीन की कहानी हमें याद दिलाती है कि नायक सुपर पावर के साथ पैदा नहीं होते, वे अपने साहस और बलिदान से बनते हैं। एक हाथ में संगीत और एक हाथ में देश की रक्षा का संकल्प लेकर चलने वाले कैप्टन हनीफुद्दीन आज भी तुर्तुक की हवाओं में और हमारे प्यारे देश की चेतना में अमर है। मिशन अकम्प्लिश्ड। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।